हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। और लास्ट यूनिट में हमारे साथ आ चुके हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन की। आईबी का लास्ट सब्जेक्ट है, कल लास्ट एग्जाम है। आप सबकी ऐसी इच्छा होगी कि कब ये एग्ज़ाम ख़त्म हो, और ये एग्ज़ाम का सीज़न ख़त्म होने वाला है। कल लास्ट का आपका लास्ट पेपर है, बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत हमारी तरफ से वेल विशेस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी हम बता चुके हैं। फीडबैक अगर आप देना चाहें हमको तो काफ़ी आपका स्वागत रहेगा। फीडबैक रील का कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, आप मुझे मेल कर सकते हो और इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो लर्निंग विद डॉक्टर आनंद व्यास पे। 1000 का कैश प्राइज मनी भी है उसमें। इसके अलावा एक अंत होने वाला है थर्ड सेमेस्टर का। फोर्थ सेमेस्टर में आप जाने वाले हैं। आखिरी पड़ाव पे, आखिरी समय पे ये बातें आपको थोड़ी सी बेतुकी सी लगेंगी, लेकिन अब जीवन का आपका नया सत्र शुरू होने वाला है। फोर्थ सेमेस्टर में अब आपको जॉब के ओरिएंटेड बनना होगा। एग्जाम का थोड़ा देख के कम जॉब के बारे में ज़्यादा सोचना होगा। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो करियर ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप नेक्स्ट फोर्थ सेमेस्टर में, आपका कॉलेज भी एंड होगा, बहुत सी कॉलेज की भी यादें रहेंगी और हमारे साथ जो बनी हुई आपकी यूट्यूब की यादें हैं वो भी रहेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली है। और कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी को आपके फ्यूचर के लिए हमारी पूरी टीम और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा उन्नति करें और जो पूरा थर्ड सेमेस्टर में आपने हमको प्यार दिया इसी को कैरी फॉरवर्ड भी करें, है ना। और हमने पूरी कोशिश करी, मैंने पूरी कोशिश करी, हमारी पूरी टीम ने पूरी कोशिश करी कि आपको क्वालिटी कंटेंट टाइमली डिलीवर हो सके। ये सब्जेक्ट में हम डिले हो गए, इसके लिए मैं फिर से ऑफिशियली माफ़ी मांगता हूँ। और सारी की सारी गलती मेरी है, मेरी टीम की इसमें कोई गलती नहीं है कि मैं ही अलग अलग जगह ऑक्यूपाइड रहा। लेकिन आपने देखा कि सुबह फर्स्ट यूनिट पे शुरू किया था और शाम होते होते, रात होते होते अभी तक अपन 5th यूनिट तक पहुँच गए। और ऐसा आपको कहीं भी नहीं लगा होगा कि मैंने कहीं पर कोई जल्दबाजी करी है। सारी चीज़ें अपन ने डिटेल में समझी। इसी तरीके से 5th यूनिट भी मैं डिटेल में समझूंगा। और आप सभी को फिर से इधर उधर की बातें नहीं, क्योंकि एग्जाम है। कल आपसे इधर उधर की थोड़ी बातें करेंगे। कल थोड़ा सा मैं कॉन्टेस्ट के बारे में और डिटेल में बताऊंगा और आप सभी का एग्जाम अच्छा जाए। ये 5th यूनिट लास्ट है। इसमें मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस यूनिट के अंदर समझने का कम, याद करने का ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि स्कीम्स है गवर्नमेंट की, तो स्कीम के अंदर कुछ इसे समझने का नहीं। गवर्नमेंट ने एक योजना लाए हैं, अब वो योजना के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, उसको याद करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। लाइक एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। अब ये बेसिक मोटो क्या था इस योजना का? कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? देखो, गुड्स दो तरीके के होते हैं। एक गुड्स होते हैं रेवेन्यू गुड्स, है ना, एक होते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का यूज किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए। लाइक जो अगर मैंने मशीन लगाई, बिल्डिंग लगाई, प्लांट लगाया, तो वो मेरा कौन सा गुड्स होगा? कैपिटल गुड्स होगा। उसका यूज मैं किस लिए कर रहा हूं? ताकि मैं प्रोडक्शन कर सकूं, मेरा एनहांसमेंट कर सकूं। रेवेन्यू गुड्स यानी कि जिससे मेरे को आय प्राप्त होगी उसको मैं बेच सकता हूं। जैसे कि अगर बाइक बनाने वाली कंपनी के लिए बाइक जो है वो रेवेन्यू गुड्स है और उसकी बिल्डिंग जो है वो कैपिटल गुड्स है। तो अगर हमारी कोई एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कैपिटल प्रोडक्ट सेल करती है, कैपिटल गुड्स सेल करती है, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आएगी। उसकी जो ब्रांडिंग है वो बढ़ेगी। क्योंकि अपन ऐसा क्या कह सकते हो कि मोबाइल किसी का भी कंपनी का ले सकते हैं, जूते किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, लेकिन जूते मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे तो वो एक बड़ा प्लांट होगा। यानी कि अगर मेरे को कैपिटल गुड्स किसी को देना है, मशीन किसी को देनी है, तो इट्स नीड हाई टेक्नोलॉजी, हायर रेवेन्यू, और इससे गवर्नमेंट का भी अपर एंड होगा, गुडविल भी बढ़ती है देश की कि कहाँ से आया है। यदि मैं जैसे बुलेट की बात करूं तो बुलेट कोई भी दे सकता है, गन कोई भी दे सकता है, लेकिन गन बनाने की फैक्ट्री के लिए जो मशीन रिक्वायरमेंट है उसकी अगर कोई सप्लाई कर रहा है, उस मशीन की सप्लाई कर रहा है, तो उसका वेटेज अलग है। क्लियर है ना? तो यही कैपिटल गुड्स स्कीम होती है। कैपिटल गुड्स में क्या आते हैं? जिग्स, टूल, मोल्ड्स, डाइस। मोल्ड यानी कि वो सांचे होते हैं वो जिनके थ्रू कैपिटल बनाया जाता है। इनको गवर्नमेंट काफी प्रमोट करती है। ठीक है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं इस स्कीम के ऑप्ट करने के लिए? एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड तो नहीं है इसमें, पैन कार्ड, आपका बैंक की करंट अकाउंट, उसकी पासबुक लगती है, और रजिस्ट्रेशन का जो आपके सर्टिफिकेट है। इसके अलावा जो आपका इनकम टैक्स सर्टिफिकेट है, अब जीएसटी नंबर भी इसमें लगने लग गया है। दीज आर, और रजिस्ट्रेशन कम सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन कम मेंबर सर्टिफिकेट, आरसीएमसी, इसकी भी प्रोसेस और एक्सपोर्ट की प्रोसेस पूछी जाती है। ठीक है, क्लियर है ना?
डायमंड एंड ज्वेलरी एग्रीकल्चर स्कीम। अब डायमंड इंडस्ट्री जैसे सूरत में है, उसको प्रमोट करने के लिए डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री जयपुर की भी काफ़ी फेमस है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ऑल ओवर इंडिया में है, इनको फेमस करने के लिए, इनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव लेती है वो इस स्कीम में आते हैं। अपेंडिक्स 27 जेम्स एंड ज्वेलरी का पार्ट होता है, इनके एक्सपो लगते हैं और वहां पर ये काम किया जाता है। इसके अंदर स्कीम के नाम है केवल सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, नीम कोटेड यूरिया स्कीम। ये नीम कोटेड यूरिया जो है ये मोदी साहब की स्कीम है, काफी तगड़ी स्कीम मुझे लगी, है ना। इसमें उन्होंने जो फर्टिलाइजर थे उसको नीम कोटेड यूरिया के दिया और करीबन मैं कहता हूं 50,000 करोड़ रुपए इंडिया किसानों का बचाया था। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ऐसा नहीं है किसी पार्टी का प्रचार कर रहा हूं, है ना, लेकिन जो अभी लेटेस्ट है वो बता रहा हूं। वैसे राजीव गांधी साहब के भी काफी स्कीम किसानों के लिए फायदेमंद थी। फसल बीमा योजना और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशन यानी कि जो कर्ज माफी की स्कीम्स होती है या अपन को कर्ज कम कर दिया जाता है जो लोन वगैरह होते हैं उसकी स्कीम से। ठीक है, अब ये स्कीम को आपको याद करना है। बेसिक मैंने थ्योरी दे दी, इसमें समझने लायक कम, याद करने लायक ज़्यादा है, इसलिए मैं अनेबल हो जाता हूँ कि सर इसको क्या करा जाए। इसको बच्चों को लिख लिख के याद करना होता है, कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है। अगली है फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब फार्मास्यूटिकल अपने यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले करता है। आफ्टर कोविड अपन ने देखा पूरे वर्ल्ड में अपन ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड की सप्लाई करी, तो उसके एनहांसमेंट करने के लिए जैसे भारत बायोटेक को काफ़ी सारी सब्सिडीज मिली हुई है, तो वो सारी स्कीम इसके अंदर आती है। प्रिंसिपल कमोडिटीज, प्रिंसिपल कमोडिटी वो जिनके ऊपर अनदर सब्सिडरी कमोडिटी बनती है। प्रिंसिपल कमोडिटी का मतलब जैसे कि बाइक, कार के अंदर कार जो है वो प्रिंसिपल कमोडिटी है, उसका स्ट्रक्चर प्रिंसिपल कमोडिटी है और जो उसके टायर लग रहे हैं, ब्रेक लग रहे हैं, वो उसकी सब्सिडरी कमोडिटी है। या उसके साथ अदर बिकने वाले जैसे कार के साथ और क्या बिक रहा है, जो जैसे डेकोरेटिव आइटम्स जो उसके साथ बिक रहे हैं वो अदर सब्सिडरी कमोडिटी है, तो उसके प्रमोशन के लिए भी स्कीम्स निकाली जाती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कल आने वाला है, मैं ये घोषणा करता हूँ। ठीक है, घोषणा इसलिए करता हूँ क्योंकि हमेशा आता है ना। सेज, ESTP, STP, EOU, इन चार में से कोई दो तो कंफर्म आते ही आते हैं। देखो तो इनकी डिटेल क्या याद करनी। देखो सेज क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ये बेसिकली होते कुछ भी नहीं है, एक एरिया होता है। गवर्नमेंट कह देती है कि ये 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया सेज घोषित किया गया। अब क्या होगा उस सेज में, उस सेज में एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होगा, यानी कि आपको उसमें रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस लेना, आपको पैन कार्ड लेना है, आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको कोई सब्सिडी अप्लाई करना है, आपको कोई रेमिटेंस के लिए अप्लाई करना है, आपको कोई गवर्नमेंट बेनिफिट के लिए अप्लाई करना है, आपको लोन लेना है, तो वो सिंगल विंडो पे जाओ, सारी समस्याएं वहीं पे सॉल्व आउट हो जाएगी। और इनका एक्सपोर्ट जो रहता है वो टैक्स फ्री रहता है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट, यहाँ पर जो जमीन का भाव होता है वो ज्यादा होता है, याद बता दूं, सस्ता नहीं होता है, ज्यादा होता है, मार्केट रेट से ज्यादा होता है। इसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी एयर के द्वारा, ट्रेन के द्वारा और बाय सी के द्वारा, सी के आसपास के एरिया में लगा दिए जाते हैं। तो ये एक जोन होता है जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाता है, जिससे एक पर्टिकुलर एरिया डेवलप हो सके। और इसी की तरीके से, इसी को कहते हैं सेस। बात समझ में आ गई है ना। सेस पॉलिसी अप्रैल 2000 में आई थी, सिंगल विंडो क्लियरेंस सब के अंदर यही है। केवल ये जो पार्क है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट के लिए जैसे ऑटोमोबाइल की कंपनीज हो गई, इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स की कंपनी जैसे हेवल्स हो गई, उषा हो गई, खेतान हो गई, ठीक है, इन कंपनियों के लिए गवर्नमेंट ने एक पार्क खोल दिया कि ये सारी कंपनियां यहाँ पे रहेगी, यहाँ का सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम ये रहेगा, इसको प्रमोशन किया जाएगा। यहाँ पर स्पेशल हम स्कीम अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर किसी ने इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री अगर स्टैब्लिश करी है तो उसको 10% ऑफ मिलेगा, 10% की सब्सिडी मिलेगी, फाइनेंस में थोड़ी किस्तें कम हो जाएगी, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का पार्क हो गया। सेज के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाता है, वहां पे केवल इंडस्ट्री की बात है। जैसे यहां तो अपन ने इंडस्ट्री भी फिक्स कर दी कि इलेक्ट्रिक होगी। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क, ये बेंगलोर की साइड काफी ज्यादा है। ये क्या होता है, यहाँ पर कोई भी आईटी इंडस्ट्री अगर शुरू करना चाहता है तो उसको जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इज लाइक अ इंक्यूबेशन सेंटर, जिससे आपके कॉलेज के अंदर भी होगा, है ना, यूनिवर्सिटी में भी रहता है इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन में क्या होता है, सारी
A to Z, अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो उसमें A to Z फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि वो बिजनेस कहाँ पे सक्सेसफुल होगा, टारगेट ऑडियंस कौन सी हो सकती है, आप कैसे प्रोडक्ट बना सकते हो, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग सकता है, आपको कितने लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, वो कैपिटल की व्यवस्था कैसे कर सकते हो, कहाँ से आपको फाइनेंस मिल सकता है, कौन आपको फंडिंग दे सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, पैन कार्ड के लिए कहाँ अप्लाई करना है, फाइनेंस के लिए कहाँ अप्लाई करना है, सीए कौन रहेगा, सीएस कौन रहेगा, ये सारी चीजें आपको सिंगल विंडो में मिल जाती है। और ये 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। ये सारी जो स्कीम है ना वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, मतलब सेज हो गया, ये अपना हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक पार्क हो गया और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। अब ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के लिए तो इन्होंने अलग से एरिया फिक्स नहीं करा है, इन्होंने इसको घोषित कर रखा है कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। ये थोड़ा सा डिफर है, अभी तक जो थे वो एरिया घोषित कर रहे थे, इसमें इन्होंने कहा कि आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपको एक पॉइंट दिया जाएगा जिसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स बताया जाएगा। अब ये स्कीम क्या है, इंट्रोड्यूस द 1980 में है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसको घोषित किया था 1980 में। ये थ्योरी आपको थोड़ी याद करनी होगी। बेसिकली क्या करती है, बूस्ट करती है एक्सपोर्ट के लिए। मींस क्या, वो जो अगर मान लो कि मैंने एक प्लांट डाला और मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस ले लिया, ठीक है, और कहा कि मैं एक एक्सपोर्ट यूनिट डाल रहा हूं, तो मेरे को अगर कहीं भी कोई तकलीफ आती है तो ये यूनिट्स मेरी हेल्प करती है। ये गवर्नमेंट ने एक सब्सिडरी बॉडी बना दी है जहां पर मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट से डील ना करने से पहले इन यूनिट के पास जाके मेरा समाधान कर सकता हूं। इस लाइक रोजगार कार्यालय होता है ना बेरोजगारों के लिए, कि आप तेरे गवर्नमेंट को मत बोलो, पहले रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराओ, वहां से आपको सारी स्कीम्स का बेनिफिट मिलेगा। तो दिस काइंड ऑफ थिंग। अब आ जाते हैं एक्सपोर्ट हाउस। ठीक है, एक्सपोर्ट हाउस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इंपॉर्टेंट के अंदर भी आपको लिख रखा है। 3 तरीके के एक्सपोर्ट हाउस होते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट हाउस होता क्या है? जो अपने यहाँ पर मेला होता है ना, फेयर होता है ना, उसी तरीके से एक्सपोर्ट हाउस होते हैं। इन हाउस के अंदर एक घर नहीं है, मतलब इन हाउस के अंदर स्टॉल्स लगी हुई होती हैं। ठीक है, दोनों तरफ एक तरीके, जैसे अपन मेले में जाते हैं स्टॉल्स लगी हुई होती हैं, वैसे स्टॉल्स लगी हुई होती हैं, और ये आपको सॉल्यूशन देती है अलग अलग डिफरेंट प्रॉब्लम्स के। तो ये एक्सपोर्ट हाउस के अंदर बायर्स और सेलर मिलते हैं, इस सेम काइंड ऑफ मार्केट जहां पर बायर और सेलर मिलते हैं और डील करते हैं। बस ये एक्सपोर्ट हाउस हो गया, इसलिए यहाँ पर इंटरनेशनल बायर्स और सेलर्स मिलेंगे। ठीक है, तो उनके मिलने की जगह हो गई। तो फर्स्ट है एक्सपोर्ट हाउस। टाइप्स के अंदर जो एक्सपोर्ट हाउस है उसमें फर्स्ट है स्मॉल इंडस्ट्री के लिए जो खुलता है वो एक्सपोर्ट हाउस कहलाता है। ट्रेडिंग हाउस, जहां पे लार्ज स्केल कंपनी, मीडियम काइंड ऑफ कंपनीज आती है जिसमें ट्रेडिंग भी होती है। एक्सपोर्ट में केवल एग्जीबिशन काइंड ऑफ पॉलिसी होगी कि ये प्रोडक्ट है, आपको बाय करना है तो आप भी हमारे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और हमारा बंदा आके आपको डेमो दे देगा। ठीक है, उस समय ऑफिशियली साइन अप नहीं हो रहा है। लेकिन ट्रेडिंग हाउस, वैसे आजकल तो अधिकतर ट्रेडिंग हाउस ही होते हैं जिसके अंदर एक्चुअल में ट्रेड बाय और सेल हो जाता है। क्योंकि अगर अब मैं कोई स्टॉल लेके बैठा हूं एक्सपो में, कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो बेचूंगा ना, तो ये प्रैक्टिकली बात है। ठीक है, थ्योरेटिकली तो वही लिखा है कि एक्सपोर्ट हाउस में केवल क्या होगा, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और ट्रेडिंग हाउस में क्या होगा, ट्रेडिंग करी जाएगी, जबकि दोनों सेम होता है और दोनों की एलिजिबिलिटी भी होती है। मेरे को दोनों के लिए एक्सपोर्ट का लाइसेंस चाहिए। तीसरा स्टार ट्रेडिंग हाउस। स्टार ट्रेडिंग हाउस ये वो हाउस होते हैं जो मतलब कि समझ लो 300 करोड़, 300 करोड़ लिखा है, हाँ 300 करोड़ से 1000 करोड़ की कोई कंपनी है, एमएनसी है, जो 300 करोड़ की उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अगर वो कंपनी का टर्नओवर जो 300 करोड़ से ज्यादा का है तो वो स्टार ट्रेडिंग हाउस में आ सकती है। वहां पर बिग काइंड ऑफ डील होगी, जैसे कि जोमेटो खरीदना चाह रहा है दूसरी ब्लिंकिट कंपनी, इस तरीके की बड़ी डील जहां हो रही होती है स्टार ट्रेडिंग हाउस है। स्पेशल काइंड ऑफ परमिट चाहिए, स्पेशल काइंड ऑफ अथॉरिटी चाहिए जब आप यहां पर एंट्री कर सकते हैं। बाकी एक्सपोर्ट हाउस और ट्रेडिंग हाउस में तो आपको केवल अपना रजिस्ट्रेशन से आपका काम हो जाएगा। स्टार ट्रेडिंग में थोड़ा अपर लिफ्ट का जाना होता है कि किसी भी कंपनी को अगर कोई ह्यूज अमाउंट में सेल कर रहा है तो वो स्टार ट्रेडिंग के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं। ठीक है, अब ये एक्सपोर्ट हाउस के फंक्शन क्या होंगे, किसी भी मेले के फंक्शन क्या होते हैं, बायर और सेलर को मिलाना, सेल को प्रमोट करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, अच्छे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बनाना, यही एक्सपोर्ट हाउस के भी यही फंक्शन है। देखो, रिप्रेजेंट करना एक दूसरे को, कॉम्पिटिटिव का पता चलना कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट हाउस में सारे प्लेयर्स एक साथ आ जाते हैं तो पता चल जाता है कॉम्पिटिशन में क्या चल रहा है। ठीक है, प्रोड्यूसर एंड डॉक्यूमेंटेशन सारी की सारी चीजें कि आप बायर जो एलसी दे रहा है, लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहा है, या अपन को कोई रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, क्लियरेंस का सर्टिफिकेट चाहिए, वो सारे एक्सपोर्ट हाउस में मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें गवर्नमेंट बॉडीज भी शामिल होती है। मार्केट पिनेट्रेशन हो जाता है, मार्केट का पता चल जाता है, विभेदीकरण, मार्केट पिनेट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं मार्केट विभेदीकरण। इसके अंदर पता चल जाएगा ये मेरा टारगेट ऑडियंस है, ये मेरा टारगेट ऑडियंस नहीं है।
ठीक है। और मैन पावर भी इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होती है। जैसे ऑर्डर मैनेजमेंट आया, 400 यूनिट का ऑर्डर आया, तो वहां पर मैन पावर भी अवेलेबल होती है। जैसे नॉर्मल लेबर मंडी के अंदर लेबर अवेलेबल होती है, इसी तरीके से यहाँ पर जो अब एक्सपोर्ट हाउस लगेगा तो यहाँ पर भी लेबर जो है या मैन पावर कह सकते हो वो अवेलेबल होती है बाइंग एंड सेलिंग के लिए। क्लियर है? या गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्लियर है ना? ये मतलब जो नॉर्मल मार्केट के हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, फंक्शंस और टाइप्स। केवल मैंने टाइप्स लिखा है, लेकिन आप फंक्शन भी पढ़ के जाइएगा। और इसके साथ तो अपनी 5th यूनिट कंप्लीट हो गई है। तो बताओ कितना अच्छा रहा मेरा साथ, अपना पूरा का पूरा सेमेस्टर अच्छा रहा। अपना फीडबैक जरूर देके जाइएगा। मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए और कल के एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा। जय हिंद।